तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। चैप्टर नंबर 4, 9th क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की संरचना, अणु की संरचना। तो बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि भाई जो एटम है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स है, उनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन आगे हमें पता चला कि भाई क्या हो सकते हैं, इनके छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर का जो फोकस होगा वो इसी सब चीजों पर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। तो चलो भाई देखते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है चैप्टर 3 में वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स है वो आधारभूत संरचना होता है किसी पदार्थ के। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम। वो हमने ये पढ़ा था कि हर चीज अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। वो किसकी वजह से है? उनके एटम्स की वजह से। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग क्यों है, एक एलिमेंट दूसरे एटम से अलग क्यों है? क्या एटम रियली इंडिविजिबल है, यानी कि उनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते? क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1808 में जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उसमें तो उन्होंने यही बताया था कि एटम के आगे टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम बात करते हैं, क्या एटम के आगे टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है। A major challenges before the scientists at the 18th century was to reveal the structure of atom as well as to explain important properties. The elucidations of the structure of atom is based on a series of experiments. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। One of the first indications that atoms are not divisible come from studying static electricity and condition under which electricity is conducted by different substance. तो जो शुरुआत का जो एक्सपेरिमेंट हुआ सबसे पहले, क्या एटम के आगे टुकड़े हो सकते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ रहे हैं, है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। ठीक है, तो क्या किया गया? ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखा रखा है, कॉम ड्राई हेयर्स। आपके आपके बाल सूखे हो, मतलब उनमें तेल ना लगाओ, पानी ना लगाओ, उस पे आप कंघी करके देखो। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? और जो कंघा आपने बालों में लगाया था उस पे आप उसको अपना पेज पे रगड़ो। जब आप उसको पेज पे रगड़ोगे, ठीक है, जब आप उसको पेज पे रगड़ोगे तो होगा क्या कि क्या हो जाएगा, कागज उससे चिपक जाएगा। वो चिपका क्यों? क्योंकि जो बालों का जो चार्ज था वो चार्ज कॉम पे आ गया और उसकी वजह से क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। Where does this charge come from? ये चार्ज कहां से आता है? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particle. इससे ये पता चला कि जो एटम है वो डिविजिबल है, उसके आगे टुकड़े हो सकते हैं और उस पर कोई ना कोई चार्ज लगा होता है। Of charged particles in atom. It was known 1900 आ गया, 1900 की बात है। Atom was indivisible particle but contain at least one subatomic particle. तो सबसे पहले पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज करी किसने? जे थॉमसन ने। इसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। लेकिन उससे भी पहले ई गोल्डस्टीन ने क्या करा था, एक कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी। तो ये वन लाइनर में आपसे बन जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। ठीक है, कैनाल रेज की खोज किसने करी थी? कैनाल रेज की खोज करी थी ई गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, ई गोल्ड स्टीन ने क्या करी थी? कैनाल रेज की खोज करी थी। ठीक है, बात करें यहां पर कैनाल रेज थी क्या? ठीक है,
तो 1886 में इन्होंने कैनाल रेज की खोज करी थी। उन्होंने क्या करा, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। आपसे पूछेंगे कैनाल रेज का चार्ज क्या था, तो कैनाल रेज की खोज ई गोल्डस्टीन ने करी थी, 1886 में करी थी। और इन कैनाल रेज का जो चार्ज था, इन पे जो आवेश था वो क्या था, पॉजिटिव था, धनात्मक था। और इस डिस्कवरी ने ही, इस एक्सपेरिमेंट ने ही क्या करा, आगे चलकर किसकी खोज में मदद करी, इलेक्ट्रॉन की खोज में मदद करी। इन्होंने ये बोला एक पदार्थ होता है जिसका जो वजन होता है, ठीक है, वो 2000 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, और इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी से, इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज करी ई गोल्डस्टीन। ठीक है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज -1। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो चार्ज है वो -1 कंसिडर किया जाता है। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ, पता चला कि कोई भी एटम है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मिलके बना होता है। ठीक है, इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन वर इंटीरियर ऑफ द एटम। पता चला कि जैसे ये एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। तो ये संरचना आपने याद रखनी है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की साइड चक्कर लगा रहा होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट आर कैनालेज। तो 1886 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड सम रेज and these rays are known as canal rays and these charge were positive। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कुछ किरणों की बात करी थी और इन किरणों को नाम दिया गया था कैनाल रेज, और इनके ऊपर जो आवेश था वो धनात्मक था। If an atom contain one electron and one proton, will it carry any charge? क्या अगर एक एटम है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो क्या उस पे चार्ज होगा? तो आप जानते हो कि भाई प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाए। चलो भाई, आगे बात चली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले जे थॉमसन नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने जॉन डाल्टन की ये थ्योरम कि आगे चलकर क्या नहीं हो सकते, एटम के टुकड़े नहीं हो सकते, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने न्यूलिफाइड कर दिया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। इन्होंने क्या करा, थॉमस ने क्या करा, जे थॉमसन ने एक तरबूज लिया, ऐसे तरबूज, ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जो तरबूज में जो लाल वाला जो पार्ट है, लाल वाला जो पार्ट है तरबूज में, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तरबूज में लाल वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज रखता है और प्रोटॉन होता है। और तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये बात बोली, इनसाइड द एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज दैट इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में बोले तो इन्होंने बोला एक अणु के अंदर दो चीज होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज जो होता है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। और इस प्रोटॉन के अंदर धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये बोला प्रोटॉन के अंदर क्या धसे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। अगर हम इनकी थ्योरी को देखें तो पेपर में ना ईयर पूछ लेते हैं, तो एक तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इनकी जो थ्योरम को अगर हम शब्दों में देखें, एन एटम
कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। यानी कि जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने ये बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ओवरऑल क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हम आगे देखें यहाँ पर, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली, सोने का टुकड़ा लिया, ठीक है, और सोने को आप जानते हो सोना क्या होता है, मैलिएबल होता है, आप उसकी बारीक से बारीक परत कर लेते हो। तो इन्होंने क्या करा, सोने को बिल्कुल पीट लिया, पीट का बिल्कुल क्या कर दिया, बारीक बना दिया, और बारीक बना दिया उसके अंदर इन्होंने क्या करा, सोने के बारीक टुकड़े के अंदर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज हीलियम आयंस, ठीक है, पूछेंगे कौन सी गैस ली थी, तो उन्होंने क्या करा, सोने का टुकड़ा लिया, सोने को बारीक बना लिया और उसके अंदर हीलियम गैस पास कराई। जब उन्होंने हीलियम गैस पास कराई तो वो एक एक्सपेरिमेंट पर पहुंचे। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था, ये देखो, ये सोना है, ये सोने के टुकड़े हैं, ये भी इसका बीच का पार्टिकल्स है। जब इन्होंने ये रेस पास कराई तो कुछ रेस तो सीधी निकल गई, लेकिन जो भी रेस इसके सेंटर से जाती थी, ठीक है, इसके सेंटर से जाती थी, वो टकरा कर क्या हो जाती थी, वापस आ जाती थी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में क्या बोला, इन्होंने ये बोला कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, उसके केंद्र में, उसके केंद्र में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको इन्होंने क्या बोला, उसका क्या बोला इन्होंने, ठीक है, आगे देखेंगे। तो मेन एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, गोल्ड लिया, गोल्ड को पतला कर लिया, वहां से लाइट पास कराई, लाइट इसके सेंटर से पास होकर क्या हो गई, वापस आ गई, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप मेनली, ठीक है, ये इनकी थ्योरम है जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने निकाला। तो रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम, ठीक है, एटम के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एक एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ये इन्होंने अपनी थ्योरम में कहा, ठीक है। अब जब भी कोई थ्योरम दी जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट में कमी निकाली, रदरफोर्ड के जो ये एक्सपेरिमेंट था इसमें कमी निकाली। क्या कमी निकाली, लोगों ने, ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी द स्टेबल। इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और फिर भी एटम स्टेबल है, जब कोई चीज घूमेगी तो स्थिर तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, जब भी कोई चीज घूमेगी तो एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो एक टाइम क्या होगा, जब एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के घूमने से एनर्जी खत्म होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा क्यों, सो द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपने लिखना है, देयर वाज अ ड्रॉबैक इन द रदरफोर्ड मॉडल दैट इफ द इलेक्ट्रॉन revolves around the atom
so it should radiate energy and this energy should be lost and after the some time electrons should be put in the nucleus कि भाई क्या होना चाहिए, एनर्जी खत्म होनी चाहिए और वो इसके न्यूक्लियस में आके टिक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता? जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं करता? हिंदी में बोले तो आप बोलोगे रदरफोर्ड के जो मॉडल था इनकी कमियां ये थी कि इन्होंने ये कहा कि एटम के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो इसकी कमियां ये थी कि जब वो गोल गोल घूमता है तो वो अपनी एनर्जी क्यों नहीं खोता है, क्योंकि कोई भी चीज घूमेगी तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी इसकी वेस्ट क्यों नहीं होती है, एनर्जी खत्म क्यों नहीं होती है, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा। अब देखो किसके किसी की कोई भी कमी होती है तो दूसरा एक इंसान आता है जो उस कमी को पूरा करता है। तो जो एक उसके बाद क्या है, नील बोर्स नाम के व्यक्ति आए। ठीक है, और नील बोर्स के ने जो आपके रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी उसको दूर किया और उसको दूर करके उन्होंने 2 पॉइंट बताए। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल का एक्सपेरिमेंट का ये था कि भाई जो एटम है ये चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके चारों तरफ घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी क्यों नहीं वेस्ट करते और आपस में टकराते क्यों नहीं? तो उसको इन्होंने सॉल्यूशन बता दिया। क्या सॉल्यूशन बताया? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना वो कुछ क्या बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि सेल बनी हुई है, उन सेल में ही घूमते हैं और जब ये घूमते हैं ना तो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्बिट में ही घूमते हैं और अपनी एनर्जी को क्या नहीं करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ये सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना तो वो इसी सेलों में घूमते हैं, पहली सेल में घूम गए, दूसरी में घूम गए, तीसरी में घूम गए, चौथी में घूम गए। ठीक है, तो भाई दोनों दोनों प्रॉब्लम क्या हो गई, अपनी सोल्व हो गई। पहली तो बात उन्होंने बोला दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो टकराएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि वो अलग अलग सेल में घूमते हैं। देखो भाई, अगर आपको आपको दौड़ा दिया जाए, आपके साथी को भी दौड़ा दिया जाए, अगर एक सीध में दौड़ोगे तो टकरा जाओगे। तो उन्होंने बोला आपका अलग ट्रैक बना दिया, ये एक बच्चे का ट्रैक बना दिया, ये दूसरे बच्चे का ट्रैक बना दिया, ये तीसरे बच्चे का ट्रैक बना दिया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमेंगे, इस वजह से टकराते नहीं है। ठीक है, तो भाई ये अपना सॉल्यूशन हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं टकराते, बिकॉज दे रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं, इस वजह से नहीं टकराते हैं। और इन ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया, इनको सेल का नाम दिया गया। कौन कौन सी सेल है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। पहली सेल है के, दूसरी है एल, तीसरी है एम और चौथी है एन। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ब्लू क्वेश्चन देख लेते हैं। On the basis of Thomson model of an atom, explain how atom is neutral as a whole। तो थॉमसन ने ये बोला था, जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने ये बोला था कि भाई ये पूरा एक बड़ा तरबूज की तरह है, इसमें बीज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो ये बाकी की जो जगह बच गई, ये वाली जो जगह बच गई ये पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। On the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसके अनुसार न्यूक्लियस के सेंटर पे, न्यूक्लियस में क्या है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, प्रोटॉन है, सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, बोर के मॉडल के स्ट्रक्चर बनाओ 3 सेल की, तो ये हो गई आपकी पहली के सेल, फिर हो गई एल सेल और फिर हो गई एम सेल, चौथे वाली होगी एन सेल। What do you know would be observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गोल्ड है वो मैलिएबल होता है, यानी कि उसकी बारीक से बारीक लेयर बनाई जा सकती है। अगर गोल्ड के अलावा कोई और दूसरी धातु ली गई होती तो वो इतनी बारीक ना बनती, और जब वो इतनी बारीक ना बनती तो उससे लाइट पास होनी मुश्किल हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, इफ द इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ वी टेक अनदर मेटल rather than the gold then it would be impossible to malleable on a such level
so that would be not easy to scatter the light। ठीक है, लाइट को पास कराना उससे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट जब भी पास होगी जब उसको रास्ता मिलेगा। रास्ता कब मिलेगा? जब आप उसको बहुत ज्यादा क्या कर दो, बारीक करके पीट दो। आगे चलकर क्या हुआ, इन 1932 चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करा, और जिसमें इन्होंने ये बताया कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। एक तीसरा पार्टिकल आ गया जिसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इसकी खोज करी जे चैडविक ने 1932 में। इसका सिंबल है स्मॉल एन, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, पोजीशन कहाँ होती है? प्रोटॉन के साथ ही होता है, प्रोटॉन के साथ ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है? प्रोटॉन के साथ ही ये होता है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कह रहा है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम बताओ। तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वो कह रहा है एक हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास 4u है। आप जानते हो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो जब एटॉमिक मास होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एटॉमिक मास है 4 और प्रोटॉन है 2। ठीक है, तो ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 4 - 2 = 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2। अगला कह रहा है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हम कल देखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ये लिस्ट बना के बता देता हूँ। ठीक है, प्रोटॉन वाली, न्यूट्रॉन वाली और इलेक्ट्रॉन वाली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ की बात करें, ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सिंबल स्मॉल p, इसका सिंबल स्मॉल e, इसका सिंबल स्मॉल n। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज। प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन, सॉरी ई गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक। बात करें पोजीशन, प्रोटॉन एट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही होता है विद प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, बाकी की चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है।